नमस्कार। पिछली चर्चा में रोमांसवाद के उद्भव, उसकी स्थापना, उसके विकास और उसकी विशेषताओं के बारे में अपन ने बात की थी। रोमांसवाद नवशास्त्रीयवाद के प्रतिकार के रूप में स्थापित होने वाला एक वाद था। पहले की चर्चा में ये बात सामने आई कि जब नवशास्त्रीयवाद में एक पुरातन परंपराओं से जो आधारभूत सिद्धांतों को लिया गया था, उसके प्रति आकर्षण कम रोमांसवाद में होने लगा था। और रोमांसवाद में साहसिक कथाओं, जैसा कि पहले बता चुके हैं, और तत्कालीन विषय और थोड़ी रेखांकन की पद्धति और रंगांकन में भी काफ़ी फर्क आया था, जिसके बारे में अपन ने बात की। रोमांसवाद के जो प्रमुख चित्रकार थे, उसमें जो सबसे अग्रणी चित्रकार थे वो थे तेओदोर जेरिको। एक बहुत ही प्रतिभा संपन्न कलाकार थे। हालांकि वो कम उम्र में ही चले गए, 33 साल की उम्र में ही उनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन अपने अल्पकाल में ही रोमांसवाद को लेकर उन्होंने जो बेहतरीन काम किया, रोमांसवाद की स्थापना, उसका परंपराओं को आगे निभाना और उसके अनुसार नए कलाकारों को तैयार करना, शिक्षित करना, ये सारा काम जेरिको ने बखूबी किया। नवशास्त्रवाद में जिस तरह उसकी प्रथम कृति, जैसे हिरोशिया का प्रण, जाक दावी की कृति को मानते हैं कि हिरोशिया का प्रण से नवशास्त्रवाद आरंभ हो गया था, उसी प्रकार रोमांसवाद के अंदर जो सबसे बेहतरीन और प्रसिद्ध कलाकृति थी और हिरोशिया के समान ही उसकी महत्ता थी, समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी हुई, वो था मेदुसा का बेड़ा। क्योंकि अपन ने जब रोमांसवाद के बारे में बात की, तब ये पहले जान लिया था कि रोमांसवादियों ने साहसिक घटनाओं को लेकर, रोमांचक घटनाओं को लेकर, काल्पनिक विषयों को लेकर भी चित्रण किया। मेदुसा का बेड़ा एक ऐसी ही घटना थी जो बहुत ही साहस और रोमांस से भरी थी, लेकिन उसका परिणाम काफ़ी दुखद रहा। लेकिन जेरिको ने इस चित्र को बहुत ही शानदार ढंग से चित्रित किया। ये ऐसी घटना थी कि कुछ लोग, जैसे साउथ अफ्रीका के पास कुछ दूरी पर समुद्र में एक जहाज के डूबने की घटना है, और ये घटना 1819 के आसपास की है, 1819 ही है। तो उसमें एक समुद्र जो अफ्रीका से थोड़ी दूर पर एक क्षतिग्रस्त हुआ और समुद्र में डूबने की स्थिति में था। तो वहाँ के जो अधिकारी थे, जहाज के अधिकारियों ने उसमें सवार करीब 100 के करीब लोगों को एक बेड़े पे, एक राफ्ट पे बैठाकर समुद्र में भगवान के भरोसे छोड़ दिया। उस घटना को लेकर जेरिको ने ये चित्र बनाया, और उसके पीछे एक आवेग, एक उद्वेगना थी और एक आक्रोश भी था। आक्रोश उन अधिकारियों के प्रति था जिन्होंने 100 लोगों को एक मामूली से बेड़े में बिठाकर समुद्र में छोड़ दिया, और उसका परिणाम ये हुआ, बहुत दुखद परिणाम हुआ। उसका परिणाम ये हुआ कि 100 में से केवल 15 व्यक्ति ही जीवित रह पाए। जब किसी दूसरे जहाज ने उस बेड़े को देखा काफ़ी समय बाद, तो 15 व्यक्ति ही जीवित उसमें मिले, यानी बाकी सारे व्यक्ति
भूख से, पीड़ा से, दुख से, मानसिक विक्षिप्ति से बीमार होकर चल बसे। वो इतनी एक हृदय विदारक घटना थी, दर्दपूर्ण थी, जिसको थियोडोर जेरिको ने बहुत ही शानदार ढंग से अपने चित्र में प्रस्तुत किया। उस चित्र का नाम था मेदुसा का बेड़ा। और मेदुसा का बेड़ा बनाने के लिए उन्होंने इतना मेहनत की, इतना प्रयास किया। अपन ने पहले ये चर्चा की है कि जब भी कभी कोई नई परंपरा विकसित होती है, नया इज्म पर जन्म लेता है, तो उसे बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। और यह बात जेरिको अच्छे से जानते थे। तो उसके सामने एक चुनौती भी थी। नवशास्त्रीयवादी विचारकों और कला समीक्षकों से के सामने एक नए ढंग को प्रस्तुत करना, एक नए कला सिद्धांतों को, नए कला रूप को प्रस्तुत करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण भरा कार्य था, लेकिन उन्होंने उसे बखूबी निभाया। अब उस चित्र बनाने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की कि जो कुछ लोग बच गए थे इस घटना में, उन्होंने उसका साक्षात्कार किया, उनको देखा, उनसे जाके मिले, बात की, और उनके फ़ोटो, उनके जो चेहरे के भाव थे, उनके जो स्मृतियाँ जब उन्होंने अपने उसकी देखी, तो जो चेहरे पे उनके फीलिंग्स आ रही थी, उस दर्द को, उस करुणा को उन्होंने अपने चित्र में पिरोने की कोशिश की। यहीं नहीं रुके, इसके आगे जाकर उन्होंने कारपेंटर से, सुथार से, उस जहाँ बेड़ा जो था वो राफ्ट थी, उस राफ्ट का उन्होंने मॉडल बनाया, लकड़ी का मॉडल भी बनाया, जिसे अपने चित्र में उन्होंने उसको, ताकि उसकी रिलेटिविटी, उसकी यथार्थपरकता उस चित्र में दिखे, चित्र में गंभीरता उजागर हो, खाली यूँ केवल बचकानापन और जोड़ तोड़ की स्थिति न खड़ी हो, और चित्र एक गंभीरता के साथ में, क्योंकि भाव भी, विषय भी बहुत गंभीर था, तो उस गंभीरता को मेंटेन रखने के लिए उन्होंने राफ्ट के मॉडल को बनाया लकड़ी के, उसका अध्ययन किया, उसी को अपने चित्र में भी काम में लिया। और हॉस्पिटल्स गए, वहाँ के जो चिकित्सालय में गए, वहाँ पर जो रोग शैय्या पर या जो भी पेशेंट थे, बीमार थे, उन लोगों को जाके उनका अध्ययन किया, उनके चित्र खींचे और स्केचेज बनाए, और उनके चेहरे के हाव भाव, पीड़ा के, दुख के, दर्द के चेहरे पे क्या भाव होते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि जो व्यक्ति उस बेड़े में अपनी जान गंवाई है, वो किन परिस्थितियों से गुजरे होंगे, बीमार हुए होंगे, उनकी भूख की व्याकुलता थी, दर्द बेइंतहा दर्द था, और कैसे उन्होंने तिल तिल के अपनी जान दी होगी। उस दर्द को, उस पीड़ा को यथार्थ रूप में ढालने के लिए वो चिकित्सालय गए, वहाँ के रोगियों से को देखा, मिले, उनके स्केचेस लिए। वैसे ही वो मानसिक रोगी जहाँ रखे जाते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर है, या मान लो पुनर्वास केंद्र है, या जहाँ उस मानसिक रोगी रखे जाते थे, विज्ञान के जो भी उनकी व्यवस्था रही होगी, हॉस्पिटल्स रहे होंगे मनोविज्ञान के, वहाँ जाकर उन्होंने मानसिक विक्षिप्त लोगों के भी स्केच किए, उनका भी अध्ययन किया, उनकी बैठने की, उठने की, कैसे दर्द के अंदर या मानसिक विक्षिप्तता में कैसे मुद्राओं को वो धारण करते हैं, शरीर किस तरह से अकड़ जाता है, उन स्थितियों को भी उन्होंने बहुत बखूबी पहने ढंग से उसको अपने स्केचेस के अंदर डाला, और उस विषय में जो गंभीरता थी उसको लाने का प्रयास किया। कुछ लोगों का तो ये तक कहना था कि थियोडोर जेरिको ने अपने घर के अंदर डेड बॉडीज़ ले आता था, लाश ले आता था, और उस लाश के जैसे मरने के बाद में शरीर के अंदर किस तरह रंगत बदलती है, शरीर किस तरह अकड़ने लगता है, उसमें एक स्टिफनेस आ जाती है, रंग कैसे उसका बदलने लगता है, उस सब का ध्यान रखकर भी उन्होंने
उसका भी चित्रण किया। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोमांसवाद की स्थापना के लिए जेरिको ने कितना प्रयास किया होगा, और उस विषय को प्रतिष्ठित करने के लिए उन्होंने जो प्रयास किए वो काफ़ी सराहनीय है। और इन सब के अंदर उन्होंने जो नवशास्त्रीयवादी जो परंपराएं थी, आदर्श थे, नवशास्त्रीयवाद के अंदर जो पुराने आदर्शों को लेकर ग्रीक और रोमन जो पौराणिक कथाएं थी उसमें जो चित्रों के पैरामीटर्स दिए गए थे, उन सब से अलग जाकर उन्होंने अपना चित्रण भी किया। अब उन्होंने ग्रीक आदर्शों को अपनाने के बजाय जो एक रिदमिक लाइन थी, गतिपूर्ण रेखाएं थी, जो रूबेंस, जो पीटर पाल रूबेंस थे, चित्रकार थे, उन बहुत ही बढ़िया बेहतरीन चित्रकार हुआ करते थे। तो उनमें उनके जो बॉडी पोस्चर थे उसमें एक पोस्चर में भी रिदम हुआ करती थी, हाथों की, पाँव की जो मुद्राएं थी उसमें भी एक लयात्मकता थी। तो उन्होंने वैसे एक रिदमिक स्केचेस तैयार किए, पोस्चर फिगर तैयार किए, और लयात्मक बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने किया। और रंगों का प्रयोग भी उन्होंने अब पुरातन परंपराओं के अनुसार ना करके और नवीन रोमांसवादी परंपरा के अंदर डलकर वो करने लगे। और बहुत ही, चूँकि नवशास्त्रीवाद के अंदर किसी भी चित्र की प्रेरणा उसका एक वृत्तांत, कथा का एक वृत्तांत हुआ करती थी, और रोमांसवाद में आके चित्र का उद्देश्य किसी घटना का वृत्तांत दिखाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था उसके भावात्मक पक्ष को उजागर करना। तो चेहरे की मुद्राएं, हाव भाव और उसी प्रकार का परिवेश उत्पन्न करने के लिए बैकग्राउंड, कलर्स वगैरह, उसका प्रयोग वो उस ढंग से करते थे। और रंग, जो कलर स्कीम्स हुआ करती थी, जैसे पहले भी अपनी चर्चा में आया कि जो कलर का स्कीम्स हुआ करते थी, जो कलर लगाए जाते थे, उन कलर लगाने की जो प्रक्रिया थी वो भी नवशास्त्रीयवाद से भिन्न थी। अब इनके रंगों में थोड़ा सा रोमांटिसिज्म के अनुसार कलर में चमकीलापन भी आने लगा, और फिगर जो बनाते थे उसमें भी थोड़ी लयात्मकता और थोड़े लंबे फिगर भी बनने लगे थे। जैसे पहले थुल और यूँ वैसे परिमाप के अनुसार आदर्श पोस्चर में पोस्चरल बिल्कुल प्रोपोर्शनेट बनाया करते थे। अब इन्होंने फिगर को भी थोड़ा सा एक लंबा बनाना शुरू किया, और जो गठनशीलता थी नवशास्त्रीवाद के अंदर, शारीरिक गठनशीलता थी, उसको थोड़ा सा कम करके इन्होंने एक रिदमिक फॉर्म में बढ़ाने का प्रयास किया। और एक इटालियन चित्रकार कैरिवेजियो से बहुत प्रभावित थे जेरिको, तो उन्होंने उसकी जो रंग योजना थी, कलर स्कीम से, जिसमें चमकीले रंगों का भी प्रयोग किया था। और चमकीला रंग पर प्रयोग करने का एक उद्देश्य ये भी था, जैसे कि पहले की अपन ने चर्चा में जिक्र किया था, कि उसमें चित्रों के अंदर एक आकर्षण, लावण्यता और एक संवाद की स्थिति बन जाती है। चित्र में गंभीरता समाप्त होकर एक स्फूर्ति और उल्लास पैदा हो जाता है। और रोमांसवादियों का ये उद्देश्य भी था, क्योंकि वो घटनाएं भी बहुत साहसिक और रोमांचक विषय के रूप में लिया करते थे। अच्छा, दूसरी जो चित्र बनाने का जो तरीका था उसमें उन्होंने कुछ आड़ी रेखाओं का प्रयोग भी किया है। जैसे पोस्चर के रूप में ही ले लें। अब जैसे व्यक्ति दुख में, उसका जो कंपोजिशन है मेदुसा का बेड़ा पर्टिकुलर, उसमें जो उन्होंने व्यक्तियों को चित्रित किया है, तो एक नवशास्त्रीवाद में जहाँ ज़्यादातर सिमेट्रिकल कंपोजिशन हुआ करते थे, समरूप संयोजन सिद्धांत का वो प्रयोग करते थे। यानी कि उसमें जो इधर एक चीज़ है तो इधर भी बताते थे, और आपस में उसका संतुलन बनाए रखते थे। लेकिन मेदुसा का बेड़ा में और नवशास्त्रीवाद के अंदर तिरछी लाइनों के द्वारा, तिरछी आकृतियों के द्वारा एक चित्र के अंदर एक वेग को, एक आवेग को उन्होंने स्पष्ट करने का भी काफ़ी प्रयास किया। और
अगर आप मेदुसा का बेड़े का चित्र आप नेट पे सर्च कीजिए जेरिको के नाम से, तो आपके सामने उस चित्र की पूरी एक परिस्थितियाँ प्रस्तुत हो जाएगी। तो आप देखोगे कि उनके जो व्यक्ति जीवित बच गए थे, या जो कोई रुग्ण अवस्था में है, कोई पानी में जैसे गिरा हुआ है, कोई किसी को एक सहारा दे रहा है, और उनके शरीर में नीलापन आने लग गया है और आंखें फटी सी है, बहुत ही दारुण है, बहुत ही करुणा और उस तरह का ये विषय लेकर उन्होंने चित्रित किया। और जब इस चित्र को जेरिको ने समाज के सामने प्रस्तुत किया, प्रदर्शनी में रखाया, तो वहाँ के कला समीक्षकों ने, चित्रकारों ने बहुत आलोचना की।